नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का इनॉग्रेशन किया। दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी जिलों में परिसीमन समितियों का गठन करेगी। और चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हलचल तेज हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का इनॉग्रेशन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने 10 सालों में आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं। इससे आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नारे को केवल भारत ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने अपनाया है। अमित शाह ने आगे कहा कि ये सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ाएगा। शाह ने कहा, आतंकवादी हमलों से सटीक तरीके से निपटने के लिए युवा ऑफिसर्स को हाई लेवल तकनीकी से लैस करना होगा। इसे उनकी ट्रेनिंग में अहम हिस्सा बनाया जाएगा। दिल्ली में चल रहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इस सम्मेलन में पिछले कुछ सालों से आतंकवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई में आई समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सूती जी जुड़ गए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया और उसी को लेकर सम्मेलन भी किया जा रहा है और देखा जा रहा है पहले से आतंकवाद है वो काफी हद तक कम हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। जो आप देखती थी कि जिस तरीके की आतंकवाद की घटना देश के अंदर होती थी, दिल्ली में आप देखती थी कि घनी आबादी वाले इलाकों में बम विस्फोट होते थे, विशेषकर त्योहारों पे, चाहे वो दिवाली का हो चाहे दशहरे का हो। और इसी तरह आपने देखा कि उसकी नॉर्थ इंडिया में आपने देखा कि जिस तरीके से प्रेशर कुकर से और जो बम धमाके कचहरी तक में होते थे, तो इस आतंकवादी की घटनाओं पे जब से बीजेपी लेड नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से पूर्ण विराम सा लगता नजर आ रहा है। हाँ, जो आतंकवाद थोड़ा बहुत इस समय दिखाई पड़ रहा है वो सीमा पार से जो कश्मीर का इलाका है, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, उस पे अभी भी नकेल नहीं लग पाई है पूर्णतया, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो परिवहन स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसकी वजह से वहाँ पे आतंकवाद है। लेकिन देश के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा था, अक्सर आपने देखा था कि सरकारी बसों में लिखा रहता था कि कृपया अपनी सीट के नीचे देख लें, कोई अनजान वस्तु ना हो। वो वाली घटनाएं में अब तक पूर्ण विराम लग गया है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह या पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी या जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका बड़ा योगदान है, वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। जी, पर अभी जैसे ही आपने बताया जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो श्रीनगर, अभी जब चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद से ही जहां से उमर अब्दुल्ला जीते हैं वहां पर ज्यादा आतंकवादी जो गतिविधियां है वो देखने को मिल रही है। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी हमसाया मुल्क है, वो नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति हो। जिस तरीके से सफलतापूर्वक यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं और पूरा विश्व इस बात को मानने लगा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, तो ऐसे में उनके जो आईएसआई के एजेंट्स हैं, जो उनको अपनी स्थिति देश के अंदर बनाए रखने के लिए इस प्रकार की आतंकवादी घटना को बढ़ावा देने वाली स्थिति होती है। अभी भी आपने देखा लाल चौक के अंदर जो एक आतंकवादी बहुत पुराना सा था, उसने भी काफी हैंड ग्रेनेड और गोलीबारी की, लेकिन उसके बाद आपने देखा नतीजन क्या हुआ, उसको सुरक्षा एजेंसियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है सम्मेलन में जो बात कही गई है कि अब आतंकवादियों की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। सीमा से जब अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तभी उनको ठोक दिया जाता है, या अगर वो सीमा पार करके आ भी जाते हैं तो ज्यादा वो जीवन जी नहीं पाते हैं। उनको मालूम है कि यहाँ की जो भारतीय सुरक्षा फोर्सेस हैं अब इतनी सक्षम है, उनको इतनी सशक्त कर दिया गया है कि वो जिंदा बच के वापस नहीं जा सकते।
जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काफी आतंकवाद को लेकर काफी काम किया है। साथ ही जैसे छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो पहले से आतंकवाद काफी कम हुआ है। साथ ही जो गृह मंत्री है वो हमेशा देखते रहते हैं कि आतंकवाद पूरी तरह से, वो बोलते हैं अपने नारों में भी बोलते हैं, जब वो छत्तीसगढ़ में दौरा करते तब भी बोलते हैं कि वो आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बोला है जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सिस्टम अपनाया गया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, उनको अलग करना पड़ेगा। एक आतंकवाद कह रहे हैं और दूसरा नक्सलवाद कहते हैं। नक्सलवाद जो होता है वो हमारे देश के अंदर ही उपजा हुआ होता है। विशेषकर आपने देखा है आदिवासी इलाके में, चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलाका हो और भी कई राज्यों से मिलता हुआ, आपने देखा आंध्रा से मिलता हुआ या महाराष्ट्र के घने जंगल हो, वहां पे आतंकवादियों ने, जो आदिवासी हैं, उनका एक गुट बन जाता है जो कि अच्छा खासा पैसे की उगाही करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आता है उनके पास हथियारों की पूर्ति भी हो जाती है। घने जंगल में रहने के कारण सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती वो उत्पन्न करते हैं। तो उस नेटवर्क को तोड़ना, उनके साथ में जो लिबरल विंग्स हैं, हमारे यहाँ का जो लेफ्ट विंग्स है, उनका खड़ा होना, जिसको आपने देखा था अर्बन नक्सलाइट की भी संज्ञा दी गई थी, वो सब घटनाएं काफी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से 10 साल में मोदी सरकार ने उन पे कंट्रोल किया है, उम्मीद है कि आगे आने वाले 10 से 15 साल के अंदर जो नक्सली की प्रॉब्लम थी, जो नक्सलवाद था, जो हमारे देश के अंदर आदिवासी क्षेत्र में उपन रहा था, उसको जो है कम या खत्म किया जा सकता है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार करने पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। जनता इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से की गई लूटपाट और भ्रष्टाचार का करारा जवाब देगी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा वहां अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने कहा झारखंड के मुख्यमंत्री को जबरन जेल में डाला गया था। अब जनता जान चुकी है कि केंद्र सरकार की ओर से सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम लोग सबका मान सम्मान करते हैं। चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी बैकफुट पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, सचिन पायलट ने अपना बड़ा बयान दिया है और साथ ही कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर उनकी ही सरकार बनने जाएगी। देखिए, सचिन पायलट जी इस समय जो है ठंडे बस्ते में आ गए, क्योंकि पूरे 5 साल अशोक गहलोत सरकार से लड़ते रहे और बाद में राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी वहां पे नहीं बन पाई, दोबारा नहीं आ पाई। और इसी तरह इन्होंने देखा था कि राजस्थान से लगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और उसको वहां से भी हटना पड़ा। तो कुल मिला के इस समय जहां झारखंड की बात चल रही है और महाराष्ट्र की बात चल रही है, महाराष्ट्र में ये थी, यानी कि जो आपका एनडीए का और उसके जो आपकी शिवसेना शिंदे ग्रुप है या अजीत पवार साहब का एनसीपी का जो ग्रुप है, इसमें हमने देखा कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है बहुत ही तालमेल के साथ हुआ है। और ये भी देखा गया है कि सीटों में जिस तरीके से बटी हैं, उसके बाद जो है तीनों में से कोई भी बागी जो है वो खड़ा नहीं हुआ है। तो कुल मिला के जो अभी भी जो वहां से जो खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि जो एमबीए है, महाअघाड़ी ग्रुप है, वो अभी भी उतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता जितनी लोगों को उम्मीद थी। इसी तरह झारखंड में देखिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर जो इसका आय से अधिक संपत्ति और कुछ ऐसे आरोप लगे जिसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट था, जिससे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा। आप जमानत पे आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी जो उनके नेता थे, उनके साथ के थे सोरेन, उनको बीजेपी में मिला के और जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, उम्मीद है कि जो गलती बीजेपी ने पिछली बार की थी
वो गलतियां अब नहीं कर रही है। अब आदिवासी नेताओं को ही आगे लेके जा रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासियों का इलाका है और जिस तरीके से आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है, उनका जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, आदि इत्यादि कई घटनाएं सामने आई हैं। उन सबको देखते हुए बीजेपी इन सब बातों को जो है बड़ी प्रबलता के साथ आगे बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में इस बार हेमंत सोरेन को एक अच्छा मुकाबला दे पाएगी बीजेपी। जी, जैसे कि हरियाणा में रिजल्ट देखा गया था कि वहां पर कांग्रेस की रहती पर अपोजिट हुआ, बीजेपी की सरकार बनी। इसी को लेकर जो सचिन पायलट है वो भी एक्शन मोड में नजर आ गए और साथ ही वो बीजेपी के लिए कह रहे कि वो बैकफुट पे काम कर रही है। देखिए, हरियाणा की स्थिति अलग थी, क्योंकि वहां पे जो है ज्यादातर फौजी हैं और जाट वर्सेस नॉन जाट का पे ज्यादा घटना हो गई थी। और उस आपने देखा था कि महाराष्ट्र की भावना, इंडिया फर्स्ट की भी भावना वहां पे ज्यादा थी और कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसको लेके योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा, बटोगे तो कटोगे, काफी सशक्त हुआ और उसने काफी अच्छी रिस्पांस दिखाई दी। ये नारा वहां के लिए ही शायद लिखा गया था, बहुत सशक्त ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और आरएसएस जिससे की दूरी बना रखी थी लोकसभा में, बीजेपी अंतोगत्ता नतमस्तक हुई और आरएसएस ने भी बहुत अच्छा रोल हरियाणा में किया था। यहाँ पे स्थिति थोड़ी बदली हुई है झारखंड के अंदर, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पुरानी गलतियों को जो है उसको समझा है, उसका निवारण करा है और जिस तरीके से आयुष से जो वहाँ पे जो छात्र एक यूनियन है, उनकी एक पार्टी है, उसको भी उन्होंने 10 सीटें दी हैं। उससे भी इस बार उन्होंने सही समय पे जो है संधि की है, संबंध बनाए हैं और ऐसे करते हुए उन्होंने जो पिछली साल गलतियां की थी पिछले चुनाव में, उन सब गलतियों को यहाँ पे दूर किया है। इससे लग रहा है कि एक सशक्त रूप से जो है बीजेपी उठेगी और झारखंड में करेगी। महाराष्ट्र में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी वहां से खबरें आ रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि 60-40 का तो इसमें है ही, मुकाबला ही है। यानी जो बीजेपी और उनके जो अलायंस हैं उसको जो इसकी स्थिति है जो बेहतर नजर आ रही है। देखने वाली बात यह है कि आपने देखा जो 2 प्रमुख पार्टियां थी वहां पे, एनसीपी थी जिसमें शरद पवार साहब की पार्टी थी, उनके भतीजे अजीत पवार साहब अलग हो गए हैं। इसी तरह आपने देखा बाल साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे साहब की जो एक पार्टी थी शिवसेना, उसके भी 2 फाड़ हो चुके हैं, जिसमें शिंदे साहब हैं जो कि इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन 2 पार्टियों के जो परिवर्तन में जो 2 फाड़ हुए हैं, 2 डिवीजन हुआ है, उस डिवीजन का वोटर्स पर क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना हमेशा नंबर 2 पे रहती थी जब बीजेपी के साथ थी और उम्मीद भी रहती थी कि वहां सरकार बनेगी, लेकिन इस समय वो नंबर 5 की पार्टी हो चुकी है और ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या सोच रहे हैं और उनको उम्मीद भी नहीं है कि सरकार में आ पाएंगे। तो अगर सरकार में नहीं आ पाएंगे तो आप जानते हैं कि जो भारतीय राजनीति के कार्यकर्ता और समर्थक होते हैं वो सेवक होते हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि जहां पे मेवा मिलेगी वो उधर ही की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो हमको लगता है कि जो उद्धव ठाकरे के साथ जो शिव सैनिक हैं वो ऐसा ना हो कि शिंदे के साथ आए और अपने उनको उम्मीद रहे कि पार्टी में जब आएगी, उम्मीद रहेगी कि जब वो सत्ता में आएगी तो उनको जो है मेवा खाने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। जी, देखा जा सकता है जो झारखंड है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है। अब देखना होगा कि सचिन पायलट वहां की जनता को कितना साथ पाएंगे। देखिए, वहाँ सचिन पायलट साहब राजस्थान से आते हैं, झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है और जो वहाँ का आदिवासी और पहाड़ी इलाका है उससे हमें नहीं लगता है कि पायलट साहब का वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। पायलट साहब का अगर छोटा मोटा इन्फ्लुएंस हो सकता था वो मध्य प्रदेश तक हो सकता था, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे भी उनका कोई बड़ा योगदान हो सकता है। तो इस समय साफ नजर आ रहा है कांग्रेस जो तीसरे नंबर पे झारखंड में, तो ऐसे में बीजेपी और जो हेमंत सोरेन साहब की पार्टी है इन्हीं के बीच में कड़ा मुकाबला होता नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है वहाँ पे दूर का एक दर्शक बनी वाली भूमिका में देख रही है, उसकी भूमिका हमेशा एक दर्शक के रूप में ही वहाँ पे रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी जिलों के परिसीमन समितियों का गठन करेगी। इसमें विधायक, जिलाध्यक्ष, लीगल सेल के पदाधिकारी, हारे हुए विधानसभा लोकसभा प्रत्याशी शामिल किए जाएंगे। ये कमेटियां परिसीमन को लेकर होने वाले कामों पर नजर रखेगी, देखेंगे कि कहीं किसी विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी नेताओं के इशारे पर कोई एरिया जोड़ा या घटाया तो नहीं जा रहा, क्षेत्र की अदला बदली तो नहीं की जा रही, खासकर उन इलाकों में जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। दरअसल राष्ट्रीय जनगणना अगले साल 2025 से शुरू होगी। इसके 2026 के शुरुआती महीने में खत्म होने की उम्मीद है। इसके बाद 2026 में विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन हो सकता है। नए परिसीमन के आधार पर 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा सीटों के गठन में गड़बड़ी की आशंका है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ों को बचाने और नए क्षेत्रों के गठन को लेकर अलर्ट है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, मध्य प्रदेश के अंदर परिसीमन में चेंज किया जाएगा, जैसे कि जो कोई गड़बड़ी होती थी वो वापस से ना हो। देखिए, तो पूरा मामला ये है कि जो परिसीमन के लिए नया सीमांकन जो क्षेत्र का पूरे मध्य प्रदेश का होगा, उससे पहले देखिए 2026 में जातिगत जनगणना होनी है और जातिगत जनगणना करने से पहले परिसीमन करना जरूरी होगा। 2025 में माना यह जा रहा है कि परिसीमन जातिगत जनगणना 2025 में शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो परिसीमन का काम है वो भी किया जाएगा, क्योंकि परिसीमन के माध्यम से जो नए सीमांकन होंगे उससे कहीं ना कहीं विधानसभा के क्षेत्र जो बड़े वो बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ तहसील की सीमाएं, जिला की सीमाएं अलग अलग होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले भी कहा था कि जो परिसीमन किया जा रहा उसका उद्देश्य ये है कि कई तहसीलें ऐसी दूर पड़ जाती है जिला मुख्यालय से, जिनके कारण उनके कार्य नहीं हो पाते, तो उनको करीब लाया जा रहा है। कांग्रेस एक समिति बना रही, पहले भी परिसीमन को लेकर इन्होंने सदस्य बनाए हैं। जेपी धनोटिया जो संयोजक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर शासकीय कार्य किया जा रहा है, परिसीमन हालांकि पूरी तरह से शासकीय कार्य होता है, लेकिन अगर इस दौरान कोई बीजेपी अगर इसमें गड़बड़ी करती है, गड़बड़ी ऐसी होती है कि जो सीमांकन होगा, जो तहसील या जिले की सीमाएं होंगी, विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं होंगी, उनको बीजेपी अपने ढंग से जाति और जो उनके वोटर्स है उसके आधार पर न करने पाए। इसको लेकर के वो जो पूर्व एमएलए कांग्रेस के जो प्रेजेंट में विधायक हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, सांसद है, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उस पर वो नजर रखेंगे। उसके लिए बाकायदा समिति बनाई जाएगी। समिति ये ध्यान रखेगी कि कहीं बीजेपी अपने लाभ के लिए तो सीमांकन में शासकीय कार्य में बाधा तो नहीं डाल रही है, या अपने लाभ के लिए जो विधानसभा क्षेत्र है डिसाइडेड है उनमें वोटर्स के हिसाब से जातिगत या अन्य तरह के समीकरण बैठाते हुए कहीं इसको लाभ के हिसाब से बीजेपी अपनी तरफ से कोई इंप्लीमेंट ना करने पाए। इसको लेकर के तमाम समितियां नजर रखेंगी और कांग्रेस मुख्यालय को तमाम तरह की जानकारियां भी देती रहेंगी। तो साफ तौर पर जो जातिगत जो जनगणना होनी है और जो सीमांकन होना है, दोनों ही काम 2025 और 2026 में होने हैं। क्योंकि देखिए 2028 में जब चुनाव होगा विधानसभा का एक बार फिर, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो अब परिसीमन के आधार पर जो नई विधानसभाएं बनेगी उसके आधार पर ही जो चुनाव होगा वो माना जा रहा है 2028 में होगा। तो उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। सितंबर में जो परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसमें जो अपर मुख्य सचिव हैं मनोज श्रीवास्तव, उनको जवाबदारी दी गई है। वो हालांकि ग्वालियर, सागर, भोपाल, अन्य संभागों का दौरा भी कर चुके हैं। अभी कुछ संभाग उनके बाकी भी, हमारे भी मनोज श्रीवास्तव से पहले बात हो चुकी है। उन्होंने बताया था कि भोपाल संभाग में उनकी बात हो चुकी है। भोपाल के जो संभागायुक्त होते हैं उनसे बात हुई है, तो भोपाल की बात हो चुकी है। इसके बाद ग्वालियर और सागर में भी उनकी मीटिंग्स हो चुकी है। कलेक्टर से बात करें, संभागायुक्त से बात करें, जो भी प्रशासनिक अधिकारी परिसीमन में होते हैं, तो इसको लेकर के उनकी तमाम जगहों पर संभाग बात हो रही है और नए सीमांकन और परिसीमन के लिए प्रशासनिक तौर पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये छोटा काम नहीं होता कि परिसीमन करना, एक सीमांकन करना छोटा कार्य होता है, क्योंकि बृहद तौर पर इसका स्तर बड़ा होता है, इसलिए इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा मनोज श्रीवास्तव का कहना था, जो अपर मुख्य सचिव है और फिलहाल जो रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव रहे हैं और फिलहाल जो परिसीमन के शासकीय अध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ ही एक सदस्य और बनाए गए, रिटायर्ड संभागायुक्त को भी इसमें सदस्य के तौर पर बनाया गया। 3 सदस्यीय टीम ये है और परिसीमन का किया जा रहा है। अब चूंकि कांग्रेस भी इस पर नजर बनाए रखी, तो ऐसे में इस पर राजनीति होना बाकायदा आगे के समय में जब परिसीमन शुरू होगा तो इसमें राजनीति भी होगी, क्योंकि कांग्रेस अपने तरह से चाहेगी कि परिसीमन में जो भी उनके वोटर्स हैं उस क्षेत्र के वो जुड़े, बीजेपी भी चाहेगी कि उसके क्षेत्र जुड़े। लेकिन आपको बता दिए शासकीय कार्य और शासकीय कार्य में
सभी तहसीलों के इक्वल डिस्टेंस को देखते हुए सुविधा युक्त बनाने के लिए तभी परिसीमन किया जाएगा। अदरवाइज इसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं। फिर भी कांग्रेस ने अपनी परिसीमन समिति बनाई है, वो कहीं न कहीं इस पर नजर रखेगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा सीटों के गठन में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, उसके लिए जो परिसीमन समिति है वो गठित की गई है। हाँ देखिए, बिल्कुल कोई भी सीमांकन जैसे शासकीय सीमांकन होगा, हालांकि शासकीय तौर पर कार्य किया जाएगा, लेकिन अगर सीमांकन, परिसीमन या कुछ भी कोई भी तहसील, क्योंकि नई तहसीलें बनेगी, नया जिला बनेगा, उसकी जो क्राइटेरिया, जैसे क्षेत्र रहते हैं, विधानसभा क्षेत्र है, वो अलग बनेगा, तो कहीं ना कहीं वोटर्स भी डिवाइड होंगे। जैसे अगर हम भोपाल की बात करें, कोलार की बात करें, तो कोलार क्षेत्र एक बड़ा दायरा है, कोलार क्षेत्र का, तो उसमें अगर परिसीमन किया जाएगा तो कुछ भाग हो सकता है कि नई यहाँ पे कोलार में विधानसभा बने, या गोविंदपुरा कोलार को जोड़ करके नई विधानसभा, तो ऐसी नई विधानसभाएं कई बननी है। और विधानसभा बनने के साथ साथ ही इसमें देखिए एक चीज ये होगी कि जो वोटर्स होंगे वो कहीं बीजेपी इसका लाभ ना उठाए, कि वोटर्स के आधार पर परिसीमन शासकीय कार्य में वो बाधा डाले और कहीं ना कहीं अपने लाभ के हिसाब से वो काम करे, इसके लिए परिसीमन किया जा रहा है। और साफ तौर पर कांग्रेस की जो एक कमेटी बनेगी, वो कांग्रेस की कमेटी इन्हीं बातों पर नजर रखेगी कि जातिगत और जो क्षेत्रीय समीकरण और वोटर्स के आधार पर बीजेपी कहीं इसमें दखल अंदाजी ना करे। सिर्फ जो जरूरत के हिसाब से, जनता के हिसाब से जो लाभ होता है, जैसे कि अगर दूर तहसील है कहीं भी, तो दूर तहसील को मुख्यालय तक लाने के लिए परिसीमन किया जाता है। हालांकि ये जो अभी जो चुनाव होते हैं वो बहुत पहले की जनसंख्या के आधार पर चुनाव माने जाते हैं, 1998 की जनसंख्या के आधार पर चुनाव माने जाते हैं, तो उसके बाद से अभी तक परिसीमन हुआ नहीं। तो परिसीमन अब होगा, परिसीमन होने के बाद नई विधानसभा के चुनाव होंगे 2028 में, उससे पहले जाति जो जनगणना है वो होगी, और उसके पहले परिसीमन और सीमांकन करके नए विधानसभा क्षेत्र बनाए जाएंगे, नए तहसील बनेगी, नए तहसीलों के क्राइटेरिया निश्चित किए जाएंगे। जी सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हलचल तेज हो गई है। संगठन के चुनावों के तहत फिलहाल मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे और उसके बाद ही वह प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अपने 2 कार्यकाल पूरे करने वाले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी में नए चेहरे की तलाश तेज हो गई है। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिन नामों को लेकर अटकलें चल रही है उनमें जातिगत और क्षेत्रगत समीकरणों को लेकर भी आकलन किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह से मोदी शाह की भाजपा हमेशा सरप्राइज कार्ड खेलती है, उसी तरह से इस बार भी किसी को सरप्राइज के तौर पर पेश कर सकती है। खास बात यह है कि बीजेपी किसी महिला नेत्री को भी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि संघ संगठन की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नए पद के लिए अटकलें तेज हो गई है और जैसे बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है, तो इस बार कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हैं? तो देखिए, ये सब चर्चाएं शुरू हुई जब बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने ग्वालियर की एक सभा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात में कहा कि संगठन महामंत्री, प्रदेश के संगठन महामंत्री बीएल जो नित्यानंद शर्मा हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा, जिससे ये समझ में आ रहा है कि प्रदेश जो अध्यक्ष है वो मध्य प्रदेश में नए मिल सकते हैं। यानी जनवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने की उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि अभी इसमें देखिए लंबा प्रोसेस होता है। और पहले मैं प्रोसेस बताऊं तो लंबा प्रोसेस ऐसे होता है कि पहले बूथ स्तर पर चुनाव होंगे, बूथ स्तर पर समितियां बनेंगी, उसके बाद मंडल स्तर पर अध्यक्ष और समितियों का चुनाव होगा, उसके बाद जिला अध्यक्ष और जिला समितियों का चुनाव होता है, पदाधिकारी चुने जाते हैं, वो सब मिलकर के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उससे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलने की बात जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उन्होंने की है, यानी कि जेपी नड्डा भी यहाँ पर बदल सकते हो। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की कमान किसी और को सौंपी जा सकती है। देखिए, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले डिसीजन निश्चित तौर पर लेती है, लेकिन यहाँ पर जो चौंकाने वाले डिसीजन होते हैं वो कहीं की जातीय क्षेत्रीय समीकरण बैठाते हुए लिए जाते हैं। अभी देखिए, मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं, मालवा क्षेत्र से आते हैं, डिप्टी सीएम मालवा क्षेत्र से आते हैं, विंध्य क्षेत्र से आते हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। ऐसे ही प्रदेश जो अन्य नरेंद्र सिंह तोमर है, वो भी देखा जाए तो चंबल क्षेत्र से आते हैं। तो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण बैठाते हुए बीजेपी पूरा काम करती है। अब अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष की, तो
महेंद्र सिंह सोलंकी जो अनुसूचित जाति के वर्ग से आते हैं, और इसके साथ साथ ही महेंद्र सिंह सोलंकी जज भी रहे। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना जज जो बने थे शासकीय पद छोड़ा था, उसके बाद वो चुनाव में मैदान में आते, उनका भी नाम चल रहा है। इसके साथ साथ सुमेर सोलंकी का भी नाम चल रहा है। लाल सिंह आर्य, अगर आदिवासी वोटर्स की बात, आदिवासी नेता की बात करें, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के वर्ग के नेता की बात किया इनमें से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि इस समय बीजेपी का फोकस आदिवासी वोटर्स पर ज्यादा है। तो ऐसे में माना जा सकता है लाल सिंह आर्य, फग्गन सिंह कुलस्ते, महेंद्र सिंह सोलंकी, सुमेर सिंह सोलंकी, ये सब नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं। अगर ओबीसी और ब्राह्मण के साथ बीजेपी चलती है, यानी ओबीसी का मुख्यमंत्री अगर मध्य प्रदेश में है और ब्राह्मण के साथ चलते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा को एक बार फिर से मौका नहीं दिया जाता है या उनको दूसरी जवाबदारी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं और जो न्यू संयोजक टोली के, न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक भी हैं, तो ऐसे में 2 लाख कार्यकर्ताओं को उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कराया, तो उनका भी नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके साथ साथ ही हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा का, आलोक शर्मा, रामेश्वर शर्मा का भी नाम यहाँ पर लिया जाता है कि अगर ब्राह्मण नेता आता है तो वहां तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का भी नाम कहीं कहीं लिया जाता है। हालांकि संभावनाएं कम जताई जा रही, लेकिन नाम राजेंद्र शुक्ला का भी चलता है, विभिन्न क्षेत्र से आते हैं। तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बैठाते हुए ही बीजेपी अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका चुनाव करेगी। उससे पहले तमाम तरह के प्रदेश में जिला परिषद बनेंगे, प्रदेश में परिषद बना जाएंगे, जो जिला के और मंडल के अध्यक्ष है वो उनका चुनाव करेंगे। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जो एक स्टेप होता है कि पहले उसमें जो परिषद बनेंगे वही चुनाव लड़ते हैं, और उससे पहले फिर मोर्चा, इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो मोर्चा के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जो प्रतिनिधि बनाए जाते हैं जिला पर और बूथ लेवल पर, वो सब सदस्यों में भाग लेते हैं। तो जो चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी ओबीसी और ब्राह्मण के सहयोग से चलती है, जैसे ओबीसी का मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उसके बाद अगर ब्राह्मण नेता से नरोत्तम मिश्रा, आलोक शर्मा या रामेश्वर शर्मा के हिसाब से चलेंगे, उसके अलावा देखा जाए तो जो अन्य परिस्थितियां बनती है उसमें महिलाओं को भी मौका देने की बात कही जा रही है। तो अगर महिलाओं को मौका दिया जाता है तो सांसद सीधी से पूर्व सांसद रही है रीति पाठक, प्रेजेंट में विधायक है, उनको मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही जो बुरहानपुर की अर्चना चिटनी से पूर्व में मंत्री रही, उनको भी मौका दिया जा सकता है। लता वानखेड़े जो अभी हाल ही में सांसद बनी, उनको भी मौका दिया। तो कई उनके पास महिला नेत्री जिनको मौका दिया जा सकता है राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी जेपी नड्डा के साफ तौर पर जो बीएल संतोष उन्होंने इशारा किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में दोनों का ही बदलाव होगा। तो जनवरी, अभी ये 20 नवंबर तक जो होगा बूथ लेवल पर 64,000 जो बूथ है उनके सदस्य समितियां बनेगी, उसके बाद जिला लेवल पर समितियां बनेगी, उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव माना जा रहा होगा। तो जनवरी में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि अभी उपचुनाव होने हैं। तो 23 नवंबर के बाद ही जो जिला लेवल के अन्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव है उसमें उसकी जो प्रक्रिया है बीजेपी में वो शुरू कर दी जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। वहीं अब देखना होगा कि जो बीजेपी है वो सरप्राइज कर देती है, और साथ ही अब देखना होगा कि क्या महिला को भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है या नहीं। फिलहाल इन 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।